मामी की सिलबट्टे की चटनी और तीखी मिर्च। ननिहाल के उस सुनसान आंगन और सुलगती दोपहर की खामोशी के बीच भारी काले सिलबट्टे पर लाल मिर्च और कच्चे आम की तीखी चटनी पीसती मेरी कसी हुई कमसिन कमर और गठीले बदन पर पसीने की नम-नम बूंदें धीरे धीरे फिसल रही थीं। मेरी तनी हुई छाती पर चिपका हुआ भीगी सूती साड़ी का पसीने से तर ब्लाउज मेरे बदन के हर एक उभार को साफ बयां कर रहा था। और तभी आंखों में गई तीखी मिर्च के बहाने पीछे से आती हुई जवान भांजे की गर्म भगती सांसों और उसके रोबीलेक सरती हाथों की गिरफ्त ने मेरी थरथराती देह को एकदम बेकाबू कर दिया। मेरा नाम मालती है। उम्र यही कोई 26-27 साल। मेरा रंग कंचन जैसा गोरा, कमनीय लचकदार कमर और रसीली सुडौल देह किसी का भी ईमान चुरा ले। मेरे पति यानी मामा जी अनाज के ठेकेदारी के सिलसिले में हफ्तों बाहर रहते थे और गांव की इस विशाल पुरानी हवेली में मेरी तन्हाई दिन रात सुलगती रहती थी। इस बार गर्मियों की छुट्टियों में मेरा जवान भांजा रोहन शहर से गांव आया हुआ था। 6 फुट लंबा, चौड़ी कड़क छाती, गठीले डोले और आंखों में एक मादक तेवर लिए रोहन की मौजूदगी घर के सुनेपन में आग लगा रही थी। उसकी रोबीली नजरों की आंच और कसरती सीने का खिंचाव मुझे अंदर ही अंदर पिघला रहा था। सावधान, एक बार शुरू की तो बीच में रोक नहीं पाओगे। लाल बटन दबा दो। ये मसाला कहानी तुम्हें रात भर जगाए रखेगी। बाहर जाने का मन ही नहीं करेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ये राज तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा और तुम सोचते रह जाओगे। दोपहर के 2:30 बज चुके थे। जेठ की तीखी धूप हवेली के मिट्टी के छप्परों और लाल ईंटों पर आग उगल रही थी। घर के बड़े बुजुर्ग दोपहर की नींद में सोए हुए थे। पूरे ननिहाल के आंगन और रसोई के पास बने बरामदे में एक अजीब सा सुलगता हुआ सन्नाटा छाया था। मैं दोपहर के खाने के लिए भारी सिलबट्टे पर साबुत सूखी लाल मिर्च, कलौंजी और कच्चे खट्टे आमों की तीखी चटनी पीसने बैठी हुई थी। बरमदे में पिसी हुई सूखी लाल मिर्च, राई और कच्चे आमों की खट्टी मीठी व तीखी सुलगती गंध फैली हुई थी। पत्थर के सिलबट्टे पर बट्टे, बोटने को आगे पीछे रगड़ने से एक अजीब सी लयबद्ध आवाज गूंज रही थी। मैंने पीले और लाल रंग की पतली बांधनी सूती साड़ी पहन रखी थी, जिसका पल्लू सिलबट्टे पर रगड़ मारने और देह के उचकाव की वजह से मेरी कमर से बार बार सक कर जमीन पर लौट रहा था। मैंने अपने लंबे काले बालों का ढीला जूड़ा बनाया था, लेकिन पसीने की नमी से मेरी गोरी गर्दन और खुली पीठ पर पानी की नन्ही बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। पसीने से तरबतर मेरा ब्लाउज मेरी लचकदार कमर से इस तरह चिपक गया था मानो मेरी देह का हर एक मरोड़ साफ छनकर दिख रहा हो। मेरी कसी कमर का उभार, नाभि का गहरा कुंड और पीछे के भारी गोलमटोल मोड़ सिलबट्टे पर झुककर जोर लगाने के कारण और भी ज्यादा निखर आए थे। मेरी गोरी रंगत पसीने के छलकने से और रसीली व चमकदार लग रही थी। तभी बरामदे की चौखट पर एक चौड़ा, कसरती साया आ खड़ा हुआ। वह रोहन था। रोहन सफेद कसरती बनियान और कॉटन के पायजामे में, चौड़ी लोहे जैसी कड़क छाती, कसरती बाहें और आंखों में एक भूखा मादक तेवर लिए खड़ा था। उसकी देह से कड़क पसीने, साबुन की भीगी सुगंध और जवान मर्दानगी की एक मादक महक आ रही थी। उसकी बनियान पसीने से भीगी होने के कारण उसके सीने के कसरती बाल साफ झलक रहे थे। जैसे ही रोहन की नजर मेरी पसीने से तरबतर, कसी हुई और रसीली देह पर पड़ी, उसकी कड़क आंखें मेरी पतली कमर और भीगे ब्लाउज पर जाकर टिक गईं। मेरी साड़ी का पल्लू उचकाव में सरक चुका था और रोहन ने अपनी सांसें थाम लीं। भारी काले सिलबट्टे पर लाल मिर्च और कच्चे आम का गूदा फैल चुका था। मैं दोनों हाथों से भारी पत्थर के बट्टे को पकड़कर आगे पीछे रगड़ रही थी। इस प्रक्रिया में मेरी छाती का उभार और कमसिन कमर का लचकदार मरोड़ तेजी से हिल रहा था। मामी, अकेले केले इस कड़े सिलबट्टे पर इतना जोर लगाओगी तो आपकी नाजुक कलाई थक जाएगी। थोड़ा पीसने में मैं भी हाथ बंटा दूं। पीछे से रोहन की भारी, कड़क और मदहोश आवाज गूंजी। मैं घबराकर मुड़ी और कांपते हाथों से पल्लू संभालने लगी।
लेकिन पसीने की नमी से कपड़ा फिसलकर बार बार मेरी कमर का नंगा गोरापन उघाड़ रहा था। रोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दोपहर में सोए नहीं? मेरी आवाज थरथरा रही थी। इतनी गर्मी और इतनी तीखी चटनी की महक में नींद किसे आती है मामी? मैं तो यह देखने आया हूँ कि कौन सी मिर्च ज्यादा तीखी और रसीली है, रोहन ने दोहरे अर्थ में मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजरों की आंच मेरी नाभि और भीगे ब्लाउज पर टिक चुकी थी। लाओ, मैं मदद कर देता हूँ। रोहन मेरे बिल्कुल पीछे आकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी चौड़ी छाती का खिंचाव मेरी नंगी पीठ से बस 2 इंच की दूरी पर था। उसके जिस्म से उठती गर्म आंच मेरी गोरी पीठ को झुलसा रही थी। जैसे ही उसने अपने लंबे, कसरती हाथ आगे बढ़ाकर सिलबट्टे के भारी बट्टे को पकड़ा, उसके दोनों हाथ मेरे हाथों से कसकर टकरा गए। उसकी गर्म, भभकती सांसें सीधे मेरे कानों की लौ और भीगी गर्दन पर पड़ रही थीं। यह सिलबट्टा बहुत भारी और खुरदरा है मामी। इसे पूरी तरह बारीक पीसने के लिए थोड़ा कड़क जोर तो लगाना ही पड़ेगा, उसने मेरे कान के पास झुककर धीमे से कहा। मेरी देह में एक तीखी सहरन दौड़ गई। मेरी सांसें तेज हो गईं और सीना ऊपर नीचे धड़कने लगा। रोहन, जोर से मत रगड़ो, चटनी बाहर बिखर जाएगी, मैंने बेबसी से कहा, लेकिन मेरे हाथ उसके हाथों के नीचे कांप रहे थे। सिलबट्टे पर लाल मिर्च पीसते समय मिर्च का एक तीखा कण हवा में उड़ा और सीधे मेरी बाईं आंख के पास आ गिरा। मिर्च की आंच और जलन से उफ! मेरे मुख से एक तीखी सिसकी निकली और मेरे हाथ छूट गए। रोहन ने पलक झपकते ही मेरा नाजुक, कांपता हुआ हाथ अपने कड़क, चौड़े हाथों में थाम लिया। उसके खुरदरे हाथों की तपन मेरी उंगलियों से होती हुई पूरी देह में फैल गई। रुकिए मामी, मिर्च का तीखापन बहुत तेज है, जरा सा भी भीगा हाथ लगा तो जलन बेकाबू हो जाएगी, उसने मेरी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए कहा। उसकी उंगलियों की पकड़ मेरी गर्दन पर कसती चली गई। वह अपने गमछे के कोने से मेरी आंख और गाल के पास का पसीना पोंछने के बहाने मेरी गोरी त्वचा को बेहद नजदीक से सहला रहा था। मेरी आंखें मूंद गईं और मेरा बदन पसीने से और ज्यादातर हो गया। उसके अंगूठे का घर्षण मेरे अंदर सुलगती हुई आग लगा रहा था। सिलबट्टे के किनारे पर कच्चे आम का गाढ़ा, खट्टा मीठा रस इकट्ठा हो चुका था। रोहन ने अपनी एक उंगली से उस रस को छुआ। उसकी उंगली पर गाढ़ा रस लगा हुआ था। मामी, इस चटनी का असली नशा तो इस कच्चे आम की खटास और तीखी मिर्च के मिलन में है। जब तक इसे पूरी तरह चखा न जाए, खाने का मजा ही बेकार है, रोहन ने मेरी आंखों में सीधे झांकते हुए कहा। मेरी रसीली छाती तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। रोहन, बहुत बातें करने लगे हो शहर से आकर, उंगली हटाओ और काम करो, मैंने नजरें चुराते हुए कहा। बातें नहीं मामी, मैं तो बस उस तीखे स्वाद की बात कर रहा हूँ। जितना रगड़ा जाएगा उतना ही चटकारा स्वाद मिलेगा। उसकी इस नशीली बात ने मेरे पेट के निचले हिस्से में एक अजीब सी सुलगती तड़प जगा दी। गर्मी, मिर्च की धनसक और उमस की वजह से मेरे सिर का ढीला जूड़ा पूरी तरह से खुलकर बिखर गया। मेरी काली, लंबी लटें पसीने में तर होकर मेरी गोरी गर्दन, सीने और नंगी पीठ पर चिपक गईं। रोहन ने बिना कुछ बोले अपना चौड़ा, कड़क हाथ बढ़ाया। उसकी भारी उंगलियां मेरी भीगी लटों में उलझ गईं। उसने बालों को धीरे से समेटकर मेरे गोरे कंधे के एक तरफ कर दिया। इस दौरान उसके हाथ का गर्म स्पर्श मेरी कसी हुई गर्दन और पीठ की त्वचा को सहलाता हुआ नीचे उतर गया। उफ! मेरे मुंह से एक दबी हुई कराह निकल गई। मेरी आंखें अपने आप मूंद गईं। बाल हटा लीजिए मामी, वरना ये पसीना और मिर्च की यह आंच आपके इस रसीले बदन को और बेकाबू कर देगी। उसकी भारी आवाज में पिघलता हुआ नशा था जो मेरी नाभि के नीचे एक अजीब सी तड़प जगा रहा था। मैं जैसे ही घबराकर उठकर जाने लगी, मेरी सूती साड़ी का पल्लू सिलबट्टे के खुरदरे कोने से उलझ गया और एक ही झटके में मेरी छाती से पूरी तरह हटकर जमीन पर आ गिरा। अब मेरे भीगे ब्लाउज में कसी हुई मेरी गठिली छाती,
नाभि का गहरा कुंड और नंगी लचकदार कमर सीधे रोहन की भूखी आंखों के सामने थी। रोहन का सब्र का बांध टूट गया। उसने आगे बढ़कर अपनी दोनों चौड़ी हथेलियां मेरी नंगी, लचकदार कमर के मोड़ों पर रख दीं। उसकी विशाल हथेलियों का गर्म स्पर्श होते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में बिजली सी दौड़ गई। रोहन, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। मेरी आवाज में कोई सख्ती नहीं थी, केवल एक कांपती हुई सिसकी थी। गांव की इस सुलगती दोपहर में कोई नहीं आएगा मामी। आज इस तीखी चटनी के साथ इस रसीले बदन की आंच भी शांत होने दो। उसने मेरी कमर को थोड़ा और कसते हुए अपनी तरफ खींच लिया और हमारे पसीने से लथपथ बदन आपस में पूरी तरह चिपक गए। दोपहर के 3 बज चुके थे। बरामदे का माहौल पूरी तरह से सुलग चुका था। पिसी मिर्च की तीखी धनसक, कच्चे आम की खटास और पसीने की नमी ने हवा में एक नशीली तपन घोल दी थी। मैं बरामदे के भारी पुराने खंभे के सहारे झुकी हुई अपने सुलगते मनसल बदन को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रोहन का विशाल, कसरती बदन मेरे ऊपर पूरी तरह हावी हो चुका था। उसने अपनी बनियान उतारकर दूर फेंक दी थी। उसकी चौड़ी, घनी छाती पसीने से पूरी तरह तरबतर थी। मालती मामी, आज इस तड़प को और मत तड़पाओ। मामा जी महीनों बाहर रहते हैं, कब तक इस जवानी को इस तरह अकेले जलाओगी? रोहन की भारी, मदहोश सांसें मेरे चेहरे पर पिघला हुआ नशा घोल रही थीं। उसने अपने भारी, लोहे जैसे कड़क हाथों से मेरी दोनों नाजुक कलाइयों को दबोच लिया और उन्हें मेरे सिर के ऊपर खंभे से कसकर लगा दिया। उसकी गर्म और कसरती देह का पूरा वजन मेरे रसीले, कांपते हुए बदन के ऊपर आ गया। मेरी कसी हुई तनी देह उसके सख्त सीने के नीचे पूरी तरह से भींच गई। उसने अपना भारी चेहरा नीचे झुकाया और अपने सुलगते होठों को मेरी भीगी, गोरी गर्दन और कान की लौ पर टिका दिया। उसने अपने एक मुक्त हाथ से मेरी साड़ी के बंधनों को पूरी तरह से ढीला कर दिया। मेरी नंगी, रसीली कमर और गठीले मोड़ उसकी कड़क जांघों के बीच पूरी तरह कस गए। मेरी सिसकियां और कराहें बरामदे के सन्नाटे को चीरने लगीं। उफ! रोहन, नहीं! मेरी ज़ुबान मना कर रही थी, लेकिन मेरी मंसल, रसीली देह उसकी चौड़ी छाती से और कसकर लिपट रही थी। उसकी उंगलियां मेरी कमर, नाभि और पीठ के गहरे मोड़ों पर कसकर रगड़ खा रही थीं। हमारा हर एक सांस, पसीने की बूंदें और जिस्मों का घर्षण चरम सीमा के बिल्कुल मुहाने पर पहुंच चुका था। दोनों के जिस्म पसीने और वासना की चरम तड़प से पूरी तरह थरथरा रहे थे। मर्यादा के टूटने में बस एक पल की दूरी बची थी। तभी, ठीक उसी अंतिम क्षण में, आंगन के बीचों बीच लगे पुराने नीम के पेड़ की शाखा से एक कोयल कूक उठी और साथ ही हवेली के मुख्य दरवाजे पर गांव की मंदिर की घंटी के साथ साथ मामी जी की स्वर्गीय सासू माँ की पुरानी तस्वीर पर टंगा तुलसी का गजरा खिसककर जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय घर के पिछले आंगन से नानी जी, मामा जी की बुजुर्ग माँ, की कांपती हुई आवाज गूंजी। मालती बिटिया, ओ मालती, जरा थोड़ा ठंडा पानी तो लाना, मिर्च की धनसक से गला सूख रहा है। नानी जी की वह निश्चल, बुजुर्ग आवाज और तुलसी की पावन उपस्थिति जैसे ही हमारी चेतना में गूंजी, बरामदे में फैला वासना का सारा नशा एक ही झटके में शीशे की तरह टूटकर बिखर गया। रोहन का सुलगता हुआ जिस्म अचानक हवा में ही ठिठक कर रुक गया। उसकी आंखें, जो वासना की आंच में अंधी हो चुकी थीं, धीरे धीरे शांत होने लगीं। उसने उस पवित्र तुलसी के पत्तों को देखा, नानी जी की आवाज को सुना और फिर मेरी आंखों में देखा। मेरी आंखों में वासना की जगह अपने परिवार के आदर, बुजुर्गों के प्रति कर्तव्य और मर्यादा के आंसू तैर रहे थे। रोहन ने एक लंबी, गहरी सांस ली। उसने धीरे धीरे अपने भारी हाथ मेरी कसी हुई कमर से पीछे खींच लिए। वह झटके से पीछे हटा और जमीन पर बैठ गया। उसने पास पड़ा अपना कुर्ताबनियान उठाया और सीने से लगा लिया। मुझे माफ कर दो मामी। रोहन की भारी आवाज में अब हवस नहीं, बल्कि एक गहरा पश्चाताप और सम्मान था।
मामा जी ने मुझे सगे बेटे की तरह माना है और नानी जी का मुझ पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और आज मैं अपनी हवस में अंधा होकर इस पवित्र घर की मर्यादा और अपने संस्कारों को मिटाने जा रहा था। उसकी आंखों से पछतावे के 2 बूंद आंसू टपककर सिलबट्टे के पास गिर पड़े। उसने जमीन पर पड़ी मेरी सूती साड़ी उठाई और बेहद इज्जत के साथ मेरे हाथों में थमा दी। उसने अपनी नजरें नीची रखीं और चुपचाप बरामदे से बाहर निकल गया। मैं अपनी साड़ी को अपने सीने से कसकर लिपटाकर उठ बैठी। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन यह आंसू वासना के नहीं, बल्कि अपनी पारिवारिक मर्यादा, मामा जी के विश्वास और पवित्र रिश्तों के बच जाने के अनूठे सुकून के थे। उस सुलगती दोपहर में हवस पर संस्कारों, बुजुर्गों के आशीर्वाद और रिश्तों की गरिमा की जीत हुई थी। मेरे रसिक और समझदार दोस्तों, तन्हाई और माहौल का आकर्षण कितना भी बेकाबू क्यों न हो, लेकिन जो इंसान अपने पारिवारिक संस्कारों, बड़ों के सम्मान और रिश्तों की मर्यादा को सर्वोपरि रखता है, वही समाज में सच्चा और महान कहलाता है। अगर आपको मामी की सिलबट्टे की चटनी और तीखी मिर्च की ये बेहद रोमांचित करने वाली और भावनात्मक कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं कि क्या रोहन ने नानी जी की आवाज सुनकर पीछे हटकर सही फैसला किया। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही और भी बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।